नेपाल में युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई है। और कमान मिलते ही सुशीला कार्की ने क्या कुछ कहा है, क्या ऐलान किया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई और इससे पहले नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत, सरकारी अधिकारी, सेना और सुरक्षा प्रमुखों के साथ राजनयिक समुदाय के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में संसद के दोनों सदनों के प्रमुख शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण भेजे जाने के बावजूद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल ने समारोह का बहिष्कार किया। घिमिरे सीपीएन यूएमएल यानी कि ओली की पार्टी के सांसद हैं, जबकि दहाल सीपीएन माओवादी केंद्र यानी प्रचंड की पार्टी से आते हैं। दोनों ही नेता संसद भंग के फैसले का विरोध कर रहे थे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की से कहा कि अब देश बचाइए, सफल रहिए। इस पर कार्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गईं। संविधान बचाने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का उद्देश्य यही बताया जा रहा है। इस कदम के पीछे राष्ट्रपति पौडेल ने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साथ ही अंतरिम सरकार को 6 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का दायित्व सौंपा। ये कदम हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन और संसद भंग के फैसले के बाद उठाया गया। हालांकि 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन मंत्री पदों पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में सुशीला कार्की अस्थायी तौर पर सभी मंत्रालयों का कार्यभार संभालेंगी। अब जरा याद कर लेते हैं कि सुशीला कार्की के अलावा कौन कौन रेस में थे। 73 साल की कार्की के नाम पर सहमति बनने से पहले लंबी बैठकें हुई थी। जेनजी गुट, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख भी इन बैठकों में शामिल हुए थे। अंतरिम प्रधानमंत्री की दौड़ में काठमांडू के मेयर बालेन शाह और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कमान घिसिंग के नाम भी शामिल थे। कुलमान घिसिंग का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन बालेन शाह ने खुद इस पद से इनकार कर दिया था। अब जेनजी क्यों मान गए कार्की के नाम पर, ये अहम सवाल है। तो आपको बता दें, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, जिससे वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। और यही कारण है कि पुरानी व्यवस्था से नाराज जेनजी आंदोलनकारियों ने उन्हें अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। क्या सरकार में शामिल होंगे जेनजी प्रतिनिधि? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जेनजी आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि सीधे तौर पर सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वो अंतरिम सरकार की निगरानी करेंगे और इस बात पर नजर रखेंगे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाएं। 6 से 12 महीने में आम चुनाव होंगे। ये भी कहा जा रहा है, आंदोलनकारियों की पहली मांग थी कि देश में जल्द से जल्द आम चुनाव हो ताकि जनता अपनी पसंद की सरकार चुन सके। कार्की ने इसे मान लिया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों के दबाव में नेपाल की संसद भंग कर दी गई थी। सत्ता की कमान अब सुशीला कार्की के हाथों में है। नागरिक सैन्य सरकार का गठन किया गया है, यानी कि आंदोलनकारियों ने प्रस्ताव रखा था कि सरकार में नागरिकों और सेना दोनों का प्रतिनिधित्व हो और इस मांग को भी कार्की ने स्वीकार किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सबसे बड़ी मांग है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार मुख्य कारण है। उन्होंने पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई। सुशीला कार्की ने इस पर सहमति जताई है ताकि पीड़ितों को इस मामले में न्याय मिल सके। अब देखना है नेपाल में चुनाव कब होता है और सुशीला कार्की जेनजी के उम्मीदों पर खरी उतरती हैं या नहीं। तो इस तरह से नेपाल में कब चुनाव होंगे इसका भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 21 मार्च 2026 को नेपाल में चुनाव होंगे। इसका ऐलान सुशीला कार्की ने कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।